हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने मोल्स वगैरह के बारे में बताया था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो सब बताया हमने। और आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने मोल्ड्स के बारे में बताया था। नाउ आगे चलते हैं। आज एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह बताएंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना तो ऑब्वियसली वेट ऑफ एलिमेंट क्या है, डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड कितना दिया है। ठीक है, तो वेट ऑफ एलिमेंट पता है, वेट ऑफ कंपाउंड पता है, इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। और एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये जो परसेंटेज एलिमेंट का, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करके भी आता है। ओके, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड जो है, ये इन मॉलिक्यूल जो है, ये क्या होगा। तो हमारे पास एक और यहाँ पर फॉर्मूला आएगा जो कि यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कर सकते हैं। तो ये होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास एक और फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास H2O है। ठीक है, तो H2 अब जैसे हमें क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है इसका। तो H2 है तो इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यार। तो हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे वन मॉलिक्यूल में। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है ना, इनटू एटॉमिक मास। तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 इंटू 100। क्लियर है, तो ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है यहाँ पर H2O में, तो ये कितना होगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो वो कितना होगा, ऑक्सीजन के एटम्स दैट इज 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, 16 है, डिवाइड बाय पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18 इंटू 100। ओके, तो H2O में हमारे पास हाइड्रोजन का परसेंटेज ये होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज ये होगा। ठीक है, तो इसी पर एक तरह से बेस्ड होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो अपनी बुकलेट जो है उसमें स्टार्टिंग में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए हैं, जो कि हमने नहीं कराया अभी तक। वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि बीच में से हमें जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो वहां पर उस अपने आप में क्लियर होते जाएंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, वो वाले लॉ जो है खुद से पढ़ना है, लेकिन चैप्टर होने के बाद पढ़ लेना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे चैप्टर होता जाएगा तभी वो लॉज तुम्हें क्लियर होंगे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड जो है ना, उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज जो है फिक्स है, या पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रोपोर्शन फिक्स है। जैसे H2 है,
अब H2 में हमेशा हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना ही होगा, चाहे तुम कितना ही ग्राम H2O या वाटर लेके आ जाओ और कहीं से भी बनाओ H2O, ठीक है। तुम H2O किसी भी मेथड के थ्रू बनाओ और कितना ही ग्राम H2O लेके आओ, उसमें हमेशा हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है यही है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, फिक्स है हाइड्रोजन का परसेंटेज इन H2O। सिमिलरली उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज भी फिक्स। ओके, तो किसी भी कंपाउंड में अगर तुम किसी एलिमेंट का परसेंटेज देखोगे तो हमेशा वो फिक्स ही मिलेगा, और उस परसेंटेज को तुम यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो परसेंटेज तुम्हें मिल सकती है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं। Wherever this is first slide, लक्ष्मी वो लॉ वाला मैंने दिया नहीं है, लॉ ऑफ डेफिनेट मतलब लॉ वाले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वो मैंने दिए नहीं है। मैंने होम असाइनमेंट सॉरी एफबीओ में फोर्थ क्वेश्चन से दिया है, 1 2 3 मैंने दिया ही नहीं। हो गया सबका? चला गए?
100 आएगा ऐड करके, दोनों का परसेंटेज ऐड करके 100 आएगा। कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे इस कैलकुलेशन में, अदरवाइज 100 आएगा। हाँ साहिल, 11.11 एंड 88.88 के आगे भी वो चलता जा रहा है ना, वो खत्म नहीं हुआ ना, वो आगे भी चलता जा रहा है, ऐसे थोड़ी है कि वहीं पे खत्म हो गया। तो आगे वाली पूरी डिजिट्स को अगर तुम ऐड कर दोगे तो 100 आ ही जाएगा। जो 88.88 है ना, उसको यू कैन टेक 88.89। ओके, 88.8888 ऐसा है ना वो, तो उससे क्या ले लोगे, 88.89 ले लोगे। चले आगे। अब सिमिलरली कोई और कंपाउंड ले लेते, जैसे मान लो CO2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो CO2 में कार्बन का परसेंटेज क्या होगा यार, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, कार्बन का एक एटम है इंटू एटॉमिक मास 12 डिवाइड बाई इसका मॉलिकुलर मास 44 इंटू 100। कार्बन का परसेंटेज ये रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास 44 इंटू 100। ओके, अगर तुम्हें परसेंटेज किसी और कंपाउंड में देखना है, जैसे मान लो तुम्हें परसेंटेज देखना है H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, हाइड्रोजन का एटम 2, एटॉमिक मास 1 डिवाइड बाय 98 इसका मॉलिकुलर मास है इंटू 100। अगर तुम्हें परसेंटेज देखना है इसमें सल्फर का, सल्फर के एटम 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32 डिवाइड बाय इसका मॉलिकुलर मास 98 इंटू 100। ओके, अगर तुम्हें परसेंटेज देखना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के एटम्स 4 इंटू एटॉमिक मास 16 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास 98 इंटू 100। क्लियर है सबको। तो यूजिंग मॉलिकुलर फार्मूला, अगर हमें मॉलिकुलर फार्मूला वगैरह पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज बता सकते कंपाउंड में क्या हो। ओके।
हो गया सबका? तो क्वेश्चन लिखो। A compound contains 40% carbon molecular mass of compound has हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर है सभी का आवाज? ओके ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन ले रहे थे, वाईफाई चला गया था बीच में। तो क्वेश्चन था परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ए कंपाउंड is 40%. Determine molecular mass of compound if one molecule of compound contains 4 atoms of carbon. 4 is 6 atoms of carbon.
यस मुफीज करेक्ट है। काफी लोगों का करेक्ट आया है। सिद्धार्थ रॉन्ग है, हसन, वेदांत, आयशा, दिशा करेक्ट है, नील रॉन्ग है, सिद्धि रॉन्ग है, शालिक करेक्ट है, सुमेध रॉन्ग है, यस करेक्ट है। लक्ष्मी रॉन्ग है, साई राम करेक्ट है, अर्थ करेक्ट है, सृष्टि करेक्ट है। सिद्धार्थ करेक्ट है, आरती रॉन्ग है, सुमेध रॉन्ग है, नील करेक्ट है, प्रणव रॉन्ग है, वैभव करेक्ट है। तो यार डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना। लक्ष्मी एंड साहिल करेक्ट है, सुमेध नो इट इज करेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। परसेंटेज कितना दिया है? 40। तो परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल इज 6 इनटू एटॉमिक मास कितना एलिमेंट का, कार्बन का परसेंटेज दिया ना, तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 12 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास को हम x ले लेते हैं मान लो, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो जो x है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 180। ओके, सर 12 किधर से आया? प्रणव, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल जो कि 6 है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? कार्बन की मास बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है ना। लेट ज्वाइन किया, ओके। तो प्रणव ने लेट ज्वाइन किया ग्रुप पर, कोई अपना जो फॉर्मूला था वो सेंड कर दो। प्रणव को फॉर्मूला नहीं पता थी, तो उन्हें जो फॉर्मूला लिखवाया वो सेंड कर दो। वाईफाई की वजह से मेरा स्लाइड डिलीट हो गया है।
क्लियर? सबने आगे चले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ग्राम of a compound contains six gram of a compound contains 1.2 gram of hydrogen. Determine molecular mass of compound if one molecule of compound has 6 atoms of hydrogen. Yes, Vaibhav, correct है. चैतन्य रॉन्ग है. दिशा करेक्ट है. 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है. सृष्टि इट इज 1.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. आयशा सिद्धार्थ करेक्ट है. साई राम साहिल रॉन्ग है. रॉन्ग है. और जस्ट मुफीज करेक्ट है.
वेदांत हसन करेक्ट है, प्रणव रॉन्ग है। सुष्मिता करेक्ट है। साई राम चैतन्य करेक्ट है, साहिल रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पर हमें वेट ऑफ कंपाउंड दिया है, वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है। इसके अलावा ये भी बताया कि जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने हाइड्रोजन एटम है। तो देखो परसेंटेज हम यहाँ पर हाइड्रोजन का देख सकते हैं कितना होगा। हमें वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड दिया है इंटू 100, तो ये होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और ये सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आएगा, जो कि उन्होंने इधर इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि वन मॉलिक्यूल जो है उसमें 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो वन मॉलिक्यूल में 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो वहां से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। तो ऑब्वियसली वैसे ये कितना आ गया, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया 20, है ना। सो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है कितना है इस कंपाउंड में, 20 है ना। हमें परसेंटेज पता है। ओके, कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है। नाउ इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड x इंटू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 30। ओके, तो हमने पहले क्या किया है, जो ये इंफॉर्मेशन दिया ऊपर इससे हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया। ओके, और वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया, देन उसको हमने ये सेकंड वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, हमने परसेंटेज के दो फॉर्मूले बताए थे। एक तो हमें जब एलिमेंट का वेट और कंपाउंड का वेट दिया उससे परसेंटेज आ सकता है। ठीक है, तो पहले वो वाला फॉर्मूला लगाया। फिर उसके अलावा दूसरा क्या था, यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें हमें पता होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वो वाला लगा दिया। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले से जो परसेंटेज है वो तो सेम ही रहेगी। ओके, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आ गया, 30 आ गया। चले आगे। लिख लिया ना सबने। नाउ अब देखो, जैसे हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज बता सकते हैं, सिमिलरली वैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें पता है तो किसी भी पार्ट का हम परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वाटर इन, तो H2O का परसेंटेज क्या होगा किसमें, इन MgSO4.7H2। ठीक है, MgSO4.7H2O जो है उसमें वाटर का परसेंटेज क्या होगा, निकालो। अच्छा, वाटर का एटॉमिक मास, सॉरी Mg का एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1।
ठीक है, तो क्या होगा, वाटर का परसेंटेज निकालो। यस, SO4 के बाद डॉट है, MgSO4 डॉट 7H2O, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वाटर इन MgSO4 डॉट 7H2O। यस, मोस्टली एग्जाम में Mg वगैरह का एटॉमिक मास दिया होगा, बट जैसे मैंने बताया कुछ कुछ एलिमेंट का हमें याद रखना चाहिए, तो Mg का ऐसे याद हो जाना चाहिए एक्चुअली, एटलीस्ट 20 तक के तो एटॉमिक मास याद हो। एटॉमिक नंबर 20 जो है वहां तक का एटलीस्ट एटॉमिक मास याद हो। एटॉमिक नंबर 20 मतलब आर्गन वगैरह तक है ना, एटलीस्ट आर्गन या कैल्शियम वगैरह तक याद हो, कैल्शियम तक एटलीस्ट याद हो, बाकी जो है वो दे देंगे। सल्फर का भी मतलब याद होना चाहिए, कुछ कॉमन कॉमन एलिमेंट जो यूज होते रहते हैं उनका याद होना चाहिए, सल्फर का जैसे याद होना चाहिए। ओके, तो वैसे 20 तक इनफ रहता है, 20 से ऊपर वाले जनरली दे दिया जाता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है ना। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 16 एटॉमिक नंबर तक का याद हो, एटॉमिक मास नहीं। यस, तो काफी लोगों का करेक्ट आया है। प्रणव करेक्ट है, नील करेक्ट है, साहिल इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, वैभव इज ऑल्सो करेक्ट, तो सभी का करेक्ट आया, किसी का रॉन्ग नहीं आया अभी तक। सिद्धार्थ इज करेक्ट। दिशा वाज ऑल्सो करेक्ट। मुफी इज रॉन्ग है। यस साहिल।
लक्ष्मी साईराम करेक्ट है। सुष्मिता एंड मुफीज रॉन्ग है। पर्सन करेक्ट है। तो देखो क्या है, यहाँ पर हमें वाटर का परसेंटेज निकालना है। दुश्मन करेक्ट है, तो वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो जैसे हम बोलते थे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास करते थे ना, जिसका परसेंटेज निकालना होता था। यहाँ पर वाटर का परसेंटेज चाहिए, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं इनटू वाटर का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, डिवाइड बाय इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 24 mg का, सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। ओके, इसके अलावा प्लस H2O का कितना, 7 इंटू 80 इंटू 100। ओके, सो दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ H2O। तो ये जो है, ये हमारे पास आता है 51.2, 51.21 या 51.2। ओके, तो इस टाइप से हम H2O का यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल। नील में भी तुमने कुछ मिस्टेक किया होगा, देख लो। 51.17 ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन का हुआ होगा। हो गया सबका, चला आगे। सर व्हाट इज 18 इन न्यूमरेटर। देखो 18 जो है यार, वो हम जैसे क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास करते थे ना, वैसे यहाँ पर वाटर का परसेंटेज निकालना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं इनटू वाटर का एटॉमिक मास, सॉरी वाटर का मॉलिक्यूलर मास। ओके, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज वाटर का परसेंटेज चाहिए ना, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन वाटर का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। ओके, चले आगे। नाउ हमारे पास एक होता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या फिर लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इसका दूसरा नाम है लीस्ट मॉलिक्यूलर मास।
तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का क्या होता है देखो। तो ये होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड if it contains, ठीक है, या when it contains minimum number of atoms। molecular mass of compound when it contains minimum number of atoms। तो इसे डिटरमाइन करने के लिए देखो क्या करते हैं, इसे डिटरमाइन करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट 1 मान लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इसे डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल है उसमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का हम 1 एटम मान लेते हैं। तो जब किसी भी एलिमेंट का एटम 1 मानेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो टू डिटरमाइन इट, टेक number of atom of element as 1, then molecular mass of compound is minimum molecular mass। ठीक है। सो इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, तो उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट को 1 लेंगे इनटू एटॉमिक मास। ओके, सो एटॉमिक मास कर दिया इनटू 100 एंड डिवाइड बाय क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास अभी क्या हो गया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एलिमेंट का एटम हमने 1 ले लिया, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वही क्या हो गया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। यस सुमेर, एक ही एटम लेना है किसी मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का। दिशा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मतलब कि जब हमें मतलब जनरली क्या है कि हमें कई बार ऐसा है कि क्वेश्चन में किसी एलिमेंट का परसेंटेज दे दिया, क्या इस एलिमेंट का ये परसेंटेज है इस कंपाउंड में, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है, या सॉरी इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि हो सकता है कि उस एलिमेंट के 1 एटम हो सकता है उस एलिमेंट के 2 एटम हो सकता है उस एलिमेंट के 3 एटम हो। ओके, लेकिन हमें उन्होंने ये दिया ही नहीं है कि उस एलिमेंट के कितने एटम है, तो हम उसके मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स मान के चलेंगे। एंड मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स मानेंगे मतलब एक ही एटम मान के चलें। ठीक है, तो उस एक एटम के करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, कि इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ये हो सकता है। ओके, तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं।
हो गया ना सबका? नाउ क्वेश्चन लिखो। A compound contains 3.4% of sulfur. Determine minimum molecular mass of compound. दिशा रॉन्ग है, प्रथम करेक्ट है। नील रॉन्ग है। वैभव करेक्ट है। यस दिशा, नाउ इट इज करेक्ट। सिद्धार्थ करेक्ट है। आयशा करेक्ट है। नील करेक्ट है। दुश्मन करेक्ट है। मुफीज रॉन्ग है। प्रणव रॉन्ग करेक्ट है। हसन करेक्ट है। सृष्टि रॉन्ग है। चैतन्य रॉन्ग है। वेदांत रॉन्ग है। सुमेध करेक्ट है। चैतन्य रॉन्ग है। साईराम करेक्ट है। नील करेक्ट है। तो देखो चलो कराते हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स को 1 ले लेंगे। तो परसेंटेज दिया 3.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स को क्या लेना है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है 34 डिवाइड बाय ये जो है नीचे ये हो जाएगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, उसको एक्स ले लेते हैं इंटू 100। तो यहाँ से एक्स क्या है, सॉरी
दिस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। क्या मैं यहाँ से x क्या आएगा, x इज 3200 डिवाइड बाय 3.4। ओके, सो दैट विल बी x, और x की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाती है 941 के अराउंड। ठीक है, सो हमारे पास जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है वो 941 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब आईआईटी में क्वेश्चन जो है डिफरेंट पैटर्न के होते हैं, सिंगल चॉइस वाले भी आते हैं, इसके अलावा मोर देन वन चॉइस वाले भी आते हैं। ठीक है, तो मान लो तुम्हें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास दिया तो ऑब्वियसली आंसर ये हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन में मान लो अगर तुम्हें बोलता है कि कंपाउंड में 3.4% सल्फर है, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मतलब व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ऐसे दे दिया, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड दिया और तुम्हें ऑप्शन में अलग अलग दे दिया। ठीक है, तो याद रखना जो मॉलिक्यूलर मास है ना वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इसका 1 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स कितने। अगर एक ही एटम है तो 941, अगर मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इसका डबल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो याद रखना मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये वाले क्वेश्चन में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमें आया, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास जो है इसका मतलब n टाइम्स हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर मास कैन बी मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर 941 भी हो सकता है, ये इसका 2 टाइम्स मतलब ये भी हो सकता है, ये इसका 3 टाइम्स मतलब ये भी हो सकता है, एटसेट्रा। समझ आया? तो मॉलिक्यूलर मास इनमें से कुछ भी आ सकता है, मतलब ऑप्शन में मान लो तुम्हें ये ए बी सी ये 3 ऑप्शन दिए, तो तीनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और ऑप्शन में ए ये दे दिया, बी ये दे दिया, सी ये दे दिया, तो इसलिए 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि तीनों मॉलिक्यूलर मास हो सकते हैं। ओके, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर मास बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ सकता है मोर देन वन। वो हमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं देगा, लेकिन वो ये बोल देगा कि यार सल्फर का इतना परसेंट। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो अभी हमें नंबर ऑफ एटम्स तो दिए नहीं, नंबर ऑफ एटम्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है ना। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास जो है वो फिर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का n टाइम्स हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n टाइम्स, तो उसका 1 टाइम्स हो सकता है, उसका 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, वो हमें नहीं पता है, तो हम ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस को टिक कर देंगे जो कि इसका n टाइम्स होंगे। ठीक है, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। समझ आया? प्रणव क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन ही था अभी जो मैंने बताया कि सेम क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और ऑप्शन में तुम्हें ये 3 ऑप्शन दे दिया, तो क्वेश्चन ही है ये, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारे पास हो गया परसेंटेज वाला पार्ट, की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसके अलावा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास भी हुआ। नाउ हम चलते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है ये क्या है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता। किसी भी कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है वो हमें ये नहीं बताता, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। ये हमें क्या करता है, ये हमें जस्ट सिंपल रेशियो बताता है एटम्स का क्या है। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला represents simple ratio of atoms of element in a molecule। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में एटम का जो सिंपल रेशियो है वो बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट के क्या होंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला उनका सिंपल रेशियो बताता है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लें तो C6H12O6 जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये हमें बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं अपने पास एक मॉलिक्यूल एंड CH2O ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ओके, ये हमें क्या बता रहा है, सिंपल रेशियो बता रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम। क्लियर है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। हो गया सबका? अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला में एक इंटीजर का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको देखो, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा ना। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। ठीक है,
मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। और ये एन कैसे निकालते हैं, तो हियर एन इज इक्वल टू, ये आता है मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करके, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मॉलिकुलर मास। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस केस में जो एन है वो क्या है, इस केस में एन 6 है या नहीं, तो इस केस में एन 6 है, तो देखो 6 कैसे आएगा अगर हम यही वाला एग्जांपल लें। तो CH2O जो है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया, CF मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हुआ, 12 + 2 + 16 कितना आया, 30 हो गया। एंड C6H12O6 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180। तो देखो n क्या आ रहा है, n इज 180/30, दैट इज 6, और आना भी चाहिए। ठीक है, क्लियर है या नहीं। C6H12O6 एंड CH2 में n क्या हुआ, 6 हुआ ना, क्योंकि CH2O का 6 टाइम्स है अपने पास C6H12O6। ओके, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। और n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं मॉलिकुलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड। ओके, व्हाट इज n, अरे n वही तो बता रहा हूँ जो दोनों के बीच में इंटीजर है, जिस इंटीजर से एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज n। और उसको निकालेंगे कैसे, मॉलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करके। C6H12O6 एंड CH2O दोनों में कौन सा इंटीजर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये हम बोल सकते हैं CH2O को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए, 6 ना। यस, तो वो n यहाँ पर 6 है, तो वो n कैसे आ सकता है, वो n आएगा हमारे पास जब हम क्या करेंगे, यस फ्रेंड, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें मतलब जनरली क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड हमें मॉलिकुलर मास पता होगा, तो मॉलिकुलर मास पता होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता होगा, तो n पता चल जाएगा, और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। क्वेश्चन लिखा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी बस ये देखो कि मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला का n टाइप्स। ठीक है, एंड वो n कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं मॉलिकुलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर। चले आगे। चलो क्वेश्चन लिखो फिर। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बोथ एसिटिलीन एंड बेंजीन is CS, determine their molecular formula if molecular mass is 26 and 78 respectively.
तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर मास 26 है, बेंजीन का 78 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों का CH है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा लिखा। समर्थ करेक्ट है, दिशा रॉन्ग है, प्रथम रॉन्ग है, C4 नहीं है, वो CH है। वो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH, नॉट C4, दैट इज CH। नील करेक्ट है, दिशा करेक्ट है, मुफीज करेक्ट है, वैभव करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट है, खुशदीप करेक्ट, खुशवंत करेक्ट है, सॉरी, हसन करेक्ट है। ये लक्ष्मी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगी, ये तो तुमने N निकाला है। तो देखो काफी लोगों का करेक्ट है। तो CH जो है, ये अपने पास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ यार, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। तो कितना आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया हमारे पास 31। नाउ एक का अपने पास 26 है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक का मॉलिक्यूलर मास अपने पास क्या है, 26 है। तो इसके लिए N क्या हो जाएगा यार, N हो जाएगा 26 अपॉन, मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो कितना आया, 2 आया ना। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या आ गया, C2H2, ठीक है। सिमिलरली दूसरे के लिए क्या है, 26, सॉरी 78 है दूसरे का। तो 78 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 78 डिवाइड बाय 13, मतलब 6। तो फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH इंटू 6, मतलब
C6H6, ठीक है। तो एक अपने पास C2H2 आ रहा है और दूसरा C6H6 आ रहा है। सर 2 कैसे आया? कौन सा 2 कैसे आया यार? ये 2? अरे मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड किया ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 है, मॉलिक्यूलर मास 26 है, तो 2 आ गया ना। एन क्या होता है? एन देखो क्या है, एन होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना आया है? दिया हुआ है 26, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमारे पास 13 आया है। ओके, तो ये हमारे पास हुआ कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है उसके लिए? मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास जो है, या तो वो तुम्हें डायरेक्टली देगा जैसे इस क्वेश्चन में हमने दे दिया था, या फिर वो तुम्हें इनडायरेक्टली भी दे सकता है मॉलिक्यूलर मास। तो इनडायरेक्टली तुम्हें कैसे देगा वो बताते हैं। तो वो तुम्हें वेपर डेंसिटी वगैरह दे सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर गैस की डेंसिटी की बात करेंगे। चले आगे। तो देखो डेंसिटी ऑफ गैस, तो डेंसिटी क्या गैस का हो किसी का भी, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है अपने पास मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। नाउ जो डेंसिटी है एक्चुअली, आगे तुम वैसे गैसेस स्टेट में पढ़ोगे वो चीज, बट मैं थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ अभी कि जो डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब गैस की डेंसिटी जो है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। गैस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मोलार मास, ठीक है। ऐसा है। तो इसे एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन से आती है। आइडियल गैस इक्वेशन अभी हम नहीं बता रहे क्योंकि वो गैस स्टेट चैप्टर में आएगी। तो डेंसिटी ऑफ गैस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोलार मास है। तो अब देखो रिलेटिव डेंसिटी जो है ये क्या है? वो रिलेटिव डेंसिटी हो गई अपने पास एक गैस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस का डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस वन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस टू, ठीक है। एक गैस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस का डेंसिटी। तो जैसा कि मैंने बताया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास है, तो जो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा ना, यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है। लेकिन जब रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो डेंसिटी का रेशियो है ये क्या आ गया हमारे पास? इट इज नथिंग बट मोलार मास का रेशियो, मतलब मोलार मास ऑफ गैस वन डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ गैस टू। ओके, तो जब भी तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो, मतलब एक गैस का डेंसिटी निकालना विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस, तो यू कैन टेक रेशियो ऑफ मोलार मास। यस, वो कॉमा है बीच में, गैस गैस वन और गैस टू के बीच में कॉमा है, ठीक है।
तो रिलेटिव डेंसिटी अगर तुम्हें निकालनी है, मतलब एक गैस का डेंसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस, तो तुम क्या कर सकते हो वहां पर, तुम वहां पर मोलार मास का रेशियो ले सकते हो। ओके, यहाँ पर ये जो m है ये क्या है, इट इज मोलार मास। ठीक है, इट इज मोलार मास ऑफ गैस वन, एंड दूसरा जो है वो क्या है, मोलार मास ऑफ गैस। तो अगर तुम्हें डेंसिटी का रेशियो लेने को बोले, मतलब कि एक का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरी गैस का डेंसिटी निकालने को बोले, तो यू कैन टेक रेशियो ऑफ मोलार मास ऑफ गैस। यस, गैस के बाद में कॉमा है, गैस वन और गैस टू के बीच में कॉमा है। गैस वन में गैस और वन के बीच में कॉमा है, गैस टू में भी गैस और टू के बीच में कॉमा है। गैस कॉमा वन, गैस कॉमा टू, मतलब गैस वन और गैस टू की बात हो रही है। लिख लिया सबने? चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ O2 with respect to density of CH4। डेंसिटी ऑफ O2 with respect to density of CH4 निकालो। यस, दिशा करेक्ट है, हसन करेक्ट है, प्रथम सुमेध करेक्ट है, मुफीज करेक्ट है, वैभव करेक्ट है, आयशा करेक्ट है, नील रॉन्ग है, प्रणव करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है,
नील रॉन्ग है, साहिल रॉन्ग है, यस नील, नाउ इट इज करेक्ट, सिद्धार्थ भी करेक्ट है। साहिल, दूसरा भी साहिल है, साहिल शाह, देर इज साहिल महासलकर, देर इज अनदर साहिल ऑल्सो। यस करेक्ट है। ठीक है, चलो कराते हैं। तो देखो, डेंसिटी ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ CH4, ठीक है। O2 का डेंसिटी CH4 की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यार जैसे मैंने बताया कि डेंसिटी का रेशियो इज नथिंग बट मोलार मास का रेशियो। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मोलार मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ CH4 करना है। तो मोलार मास ऑफ O2 क्या होगा, तो 16 प्लस 16 क्या हो गया, 32, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ CH4 क्या होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का ओबेसिस 4, हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो ये आगे 16। तो मोलार मास ऑफ O2 बाय मोलार मास ऑफ CH4 क्या हो गया, 32/16, दैट इज 2। ओके, तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ O2 आ गया विद रिस्पेक्ट टू CH4। सभी को आवाज आ रही है क्या? सुस्मिता को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी को आ रही है आवाज? मे बी देन सुस्मिता की साइड प्रॉब्लम है। चले आगे। तो ये हमारे पास हो गया डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, ठीक है, या इसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का ही एक और टाइप है जिसे हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे वेपर डेंसिटी। लिख लिया ना सबने? तो वेपर डेंसिटी जो है ये हमारे पास होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। वेपर डेंसिटी भी जैसा मैंने बताया, ये भी क्या रिलेटिव डेंसिटी है। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है देखिए, तो
वेपर डेंसिटी वीडी लिख देता हूँ। तो इट इज डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वेपर डेंसिटी जो है ये क्या हो गया, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2। ठीक है, तो गैस का डेंसिटी डिवाइड बाय हाइड्रोजन का डेंसिटी जो है ये होता है वेपर डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा अभी ये देखो, मतलब ये भी रिलेटिव डेंसिटी है, बट किसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी, हाइड्रोजन। फिर ना इट इज डेफिनेशन, इट इज डिफाइन, मतलब लाइटेस्ट गैस है ना, H2 जो है वो क्या है, लाइटेस्ट गैस है। तो उससे कोई कितना हैवी है वो एक तरह से वेपर डेंसिटी हो। ओके, हाइड्रोजन से कितना हैवी कोई गैस है तो वो उसका वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2। ओके, तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2। नाउ डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, जैसा मैंने पहले ही बताया कि डेंसिटी का रेशियो इज नथिंग बट मोलार मास का रेशियो, है ना। तो डेंसिटी का रेशियो को हम क्या ले सकते हैं, मोलार मास का रेशियो, मतलब मोलार मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2। नाउ व्हाट इज मोलार मास ऑफ H2, इट इज 2। तो वेपर डेंसिटी क्या आ गया, इट इज मोलार मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। मतलब अगर हमें मोलार मास पता है ना किसी गैस का, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, वो उसकी वेपर डेंसिटी दे देगा। ओके, या फिर अगर हमें वेपर डेंसिटी पता है तो हमें मोलार मास निकाल सकते हैं। मोलार मास इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो अभी हमने ये क्यों पढ़ा था, ये सब डेंसिटी वाला पार्ट, क्योंकि हमने क्या बोला कि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर मास चाहिए, या मैं बोल सकता हूँ मोलार मास चाहिए। तो मोलार मास या तो डायरेक्टली दे देगा, जैसे CH वाले क्वेश्चन में दिया था डायरेक्टली, या एक का मोलार मास 26 है दूसरे का 78 है, तो या तो उस टाइप से डायरेक्टली दे देगा तुम्हें मॉलिक्यूलर मास, या फिर दूसरी तरह तुम्हें इनडायरेक्टली देगा और वो देगा वेपर डेंसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर वो तुम्हें वेपर डेंसिटी दे देता है तो उसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, मोलार मास हो जाएगा। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ वेपर डेंसिटी वो तुम्हें क्या दे सकता है, मोलार मास दे सकता है। ओके, यस सुमित। तो ये हमारे पास हो गया वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी अगर मुझे किसी का निकालना है, किसी भी गैस का, तो उसका मोलार मास डिवाइड बाय 2 कर दो तो वेपर डेंसिटी मिलेगा। या फिर अगर हमें वेपर डेंसिटी पता है तो हम उसका मोलार मास निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। सुष्मिता देखो जल्दी। हो गया सबका, चले आगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लो, क्वेश्चन लेते हैं इससे। वॉल्यूम ऑफ
16 gram of a gas is 5.6 liter at NTP. Determine vapor density of gas. Volume of 16 gram of a gas is 5.6 liter at NTP. Determine vapor density of gas. दिशा करेक्ट है। आयशा रॉन्ग है। पुष्पन करेक्ट है। शालिक रॉन्ग है। यश रॉन्ग है। प्रथम रॉन्ग है। सिद्धार्थ रॉन्ग है। तो देखो, वेपर डेंसिटी निकालना है मतलब मोलार मास निकालना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो मोलार मास कैसे आ सकता है यार? तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले हैं। एक तो वेट और मोलार मास वाला है ना? और दूसरा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? 5.6 लीटर हमें क्या दिया है? एनटीपी पे वॉल्यूम दिया ना, तो 5.6 डिवाइड बाय 22.4, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। कितने हो गए? 1/4 हुए ना? तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1/4 है। अब ये सेम नंबर ऑफ मोल्स जो है वेट बाय मोलार मास में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो 1/4 शुड बी इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलार मास।
ओके, तो यहाँ से मोलार मास कितना आ गया यार? यहाँ से हम क्या करेंगे, मोलार मास निकालेंगे। कितना है मोलार मास? तो मोलार मास जो है ये हमारे पास आ रहा है 64। ठीक है, सो मोलार मास ऑफ गैस जो है 64 आ गया। और वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी जो है इट इज मोलार मास डिवाइड बाय 2। ओके, मीन 64/2, तो कितना आया? 32 आया या नहीं आया? ओके, तो तुम्हें वेपर डेंसिटी अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मोलार मास को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मोलार मास को 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हें वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। लिखो। साहिल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला याद नहीं है क्या तुम्हें? एनटीपी पर अगर वॉल्यूम पता हो तो, एनटीपी पे अगर वॉल्यूम पता है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? क्या था फॉर्मूला? डिवाइड बाय 22.4 करते थे ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, अगर वॉल्यूम दिया है तो। लेक्चर अटेंड नहीं किया साहिल तुमने इससे पहले वाले? और तो आज ही ज्वाइन किया? ओके, सो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया हो। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग देखो। फिर ना 1.4 को तुम 0.4 कैसे ले सकते हो भाई? 1.4 is not 0.4 now. It is 0.25. 1/4 जो है it is not 0.4, it is 0.25. ओके, तो वो सेम आएगा ना, 0.25 लोगे तो सेम ही आएगा। 1/4 को अगर तुम 0.25 लोगे तो सेम ही आंसर आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो आज इतना ही, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क मेंस वाले जो है, ये हम मेंस की बुकलेट से बता रहे हैं उन्हें। तो मेंस की बुकलेट से फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 44 से 47 एंड 42 भी है। ओके, 42 एंड देन 44 से 47, ये है मेंस वालों के लिए। एंड एडवांस वालों के लिए एडवांस वालों का है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 42, देन इसके बाद 60 से
42 है, 44 भी एक्चुअली, 42, 44 एंड देन 60 से 62। ये है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में वैसे हमने लास्ट टाइम दे दिया था वाला क्वेश्चन, बट फिर से एक बार लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देन 18 तक तो दिया ही था हमने। इसके बाद में ट्वेंटी फाइव, ठीक है। हाँ, तो इतना ही है। तो ये मेंस एंड एडवांस दोनों का होमवर्क है। ठीक है अमन, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने सेंड किया है, देखो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड किया है ग्रुप पर। तुम्हारा जो बैच वाला ग्रुप है उस पर देखो, वहां से मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय।